अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के साथ और नेक्स्ट अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक के साथ आपके सामने। इससे पहले हम लोग द रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिक एज तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एज, दैट इज़ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज वेरी इंपॉर्टेंट एज in the development of English literature, socially, from the perspective of literary development, politically ये एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और एक बड़ी ही प्रोग्रेसिव एज बनती है। दिस एज स्टार्ट्स फ्रॉम 1832 टू 1900। अच्छा, अब इस एज के बारे में, इसको विक्टोरियन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत थी इंग्लैंड पे। बट कीप इट इन माइंड कि जो होते हैं एजेस होती हैं, ये स्ट्रिक्ट एजेस नहीं होती। सम ऑफ द क्रिटिक्स दे मे वेरी, दे मे से दैट इट रेंजेस फ्रॉम 1832 टू 1890। सम ऑफ द क्रिटिक्स दे बिलीव दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1832 टू 1900। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता एजेस में। एजेस फ्लक्चुएट करती हैं। किसी के ख्याल में एक एज जो है वो को 5-7 साल आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि आप एज के बारे में इससे पहले की एज हमने पढ़ी थी, तो आपको ये याद होगा कि हमने रोमांटिक एज के बारे में पढ़ा। रोमांटिक एज के बारे में कहा यह जाता है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 1798 विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स एंड इट एंडेड अराउंड 1824। लेकिन कोई भी एज एंड नहीं होती, उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके लेटर राइटर्स होते हैं जो यकीनन लिखते रहते हैं और वो चलता रहता है। उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें नज़र आते हैं। सो अगर हम देखें इस एज में भी विक्टोरियन एज, तो विक्टोरियन एज और रोमांटिक एज ये इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर तकरीबन हम लिटरेरी ट्रेड्स में देखेंगे तो ये इससे ये हरगिज़ ना मतलब लिया जाए कि विक्टोरियन एज स्टार्ट होती है तो रोमांटिक एज ख़त्म हो जाती है। वो उसके अंदर बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होती है। कुछ अरसे तक ट्रांजिशन में वो एक पीरियड चलता है, देन स्टार्ट्स द स्पिरिट एंड द क्रक्स ऑफ द नेक्स्ट एज। So when we talk about the Victorian age, first of all we look at the very important social background. Social background में याद रखिएगा, we are talking about 19th century. 19th century was the age of change in England. इंग्लैंड में बहुत सारी चेंजेस हो रही थी। कॉम्पटन रिकट का ख्याल ये है, जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है कि जो राइटिंग्स होती हैं लिटरेचर की, तो राइटिंग्स ऑफ द लिटरेचर दे आर डायरेक्टली लिंक्ड एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एनवायरनमेंट ऑफ द एज। द राइटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, डीपली इन्फ्लुएंस्ड एंड हाईली इंस्पायर्ड बाय द एज इन विच ही इज लिविंग। द पॉलिटिकल, लिटरेरी, सोशल, मॉरल, रिलीजियस, every kind of development, it does this development does influence the mind of the author. तो ऑथर के माइंड के ऊपर इन सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। सो सोशल बैकग्राउंड में पहली बात तो ये कि इट्स अ टाइम ऑफ सोशल चेंज। Before that, we have seen the 18th century. 18th century was just going along with its own background. Before Victorian age, there was a very vital incident. It happened not in England, rather it happened and it occurred in the neighborhood of England. That was in France. French Revolution 1789. फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स इर्द गिर्द के तमाम मुल्कों पर पड़े, पूरे कॉन्टिनेंट पे, पूरे यूरोप पे, इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे, बिकॉज इट वाज द इन फैक्ट द एंड ऑफ वन ईरा, अ रिजीम, मॉनर्की एंड होती है, वहाँ से डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। बल्कि कुछ अर्सा ऐसा वहाँ भी ये नेपोलियन बोनापार्ट का गुजरा कि जिसमें एक नया एज ऑफ डिक्टेटरशिप भी आता है, बट इट डज इन्फ्लुएंस द नेबरिंग कंट्रीज़। तो वो जो एक इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, तो वो इंग्लैंड में भी ट्रांसफ़र होता है, इंग्लैंड में भी ट्रैवल करता है, तो वो वहाँ तक चलता हुआ वहाँ तक पहुँचता है। सो एक एस्पेक्ट तो इसके सोशल बैकग्राउंड का ये है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ये है कि देयर वाज एन इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन द नेबरिंग कंट्रीज। सेकंड इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लिटरेरी राइटिंग्स आर कंसर्न, हम लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि इंग्लैंड जो था आफ्टर द एज ऑफ रेनेसेंस एंड फ्रॉम 1500 1600 टू ऑनवर्ड्स, इंग्लैंड बिकेम a very super power, and all the superpowers, whenever they get power,
they are enriched by knowledge, they are enriched by learning, they come up with the new inventions and they go for explorations. तो ये स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन जो है ये एक तरह से एक नई कॉलोनाइजेशन में जाके इमर्ज होती है। तो वो जो कॉलोनाइजेशन इंग्लैंड की थी, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, वो पूरी दुनिया में गई। हम सब जानते हैं, इट वाज सेड एट दैट टाइम दैट द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो ब्रिटिश एम्पायर थी, ब्रिटिश जो सल्तनत थी, वो बहुत दूर दूर तक फैल गई थी, आधी से ज़्यादा दुनिया पे गोरों का कब्जा था। तो जो इन्फ्लुएंस, जो ऑक्यूपेशन था वीक नेशंस के ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का, तो वहाँ से रॉ मटेरियल जो ग्रैब करते थे ब्रिटिश, तो वो अपने मुल्क में भिजवाते थे। अब आप जहन में रखिए कि एक ऐसा मुल्क विच वाज बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एंड लेटर ऑन इन दिस वेरी पीरियड द सेम कंट्री ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इंडस्ट्रियल कंट्री एंड ट्रेडिंग कंट्री। वजह कि जितना रॉ मटेरियल था वो यहाँ पहुँचा और यहाँ पर इंडस्ट्री लगी, तो इट वाज आल्सो द एज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। तो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्री जब लगती है रोज़गार मिलता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, फ्रॉम रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होती है। तो वो जो माइग्रेशन है इट इन इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी चेंज का बायस होती है। सो मैं ये दो एस्पेक्ट आपके सामने रखता हूँ, बाकी हम आगे चलते हैं। सो इट्स द टाइम ऑफ सोशल चेंज, इट वॉज द टाइम ऑफ पोलिटिकल चेंज, it was the age of industrial revolution, as I said. It was the development of science. It was the age of science, age of Renaissance. Just traveled along with history. We move in history and we come across and we witness a lot of change in the fields of knowledge and science. Science की जो बड़े बड़े इसमें आपको नज़र आएंगे, फिलासफी में, सोशल साइंसेज में तो हुआ डार्विन की थियरी, डार्विन्स थियरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ इसी दौर में पब्लिश हुआ, इसी दौर में इसको पॉपुलैरिटी मिली। तो ये डार्विन की थियरी ऑफ जो ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, इट नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द लाइफ, द रिलीजियस लाइफ, द पॉलिटिकल लाइफ, द सोशल लाइफ, द मॉरल लाइफ ऑफ द कंट्री, बट इसके बहुत डीप इन्फ्लुएंस थे लिटरेचर के ऊपर भी। साइंस से इन्वेंशंस हुई, इन्वेंशंस के नतीजे में एक प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेस एंड आई वुड से इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो दो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, प्रोग्रेस और जो साइंस की डेवलपमेंट थी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन दोनों ने मिलके जो ब्रिटिश सोसाइटी थी उसकी एक आउटलुक चेंज कर दी। इट बिकेम अ मटेरियलिस्टिक आउटलुक। द सोसाइटी बिकेम मटेरियलिस्टिक, एक ऐसी सोसाइटी where there was excess of opportunity for employment। पैसा आता है, जब पैसा आता है तो इसके साथ साथ ज़रूरियात बढ़ती हैं, कमर्शलाइजेशन शुरू हो जाती है, सोसाइटी कमर्शलाइज हुई। जैसे जैसे सोसाइटी में डेवलपमेंट होती चली गई, वैसे वैसे सोसाइटी की नीड्स बदलती चली गई, एजुकेशनल सिस्टम बदला, और जो एक स्टैटिक सोसाइटी थी, एक पीसफुल सोसाइटी थी, उसमें आप कह सकते हैं कि एक बड़ा रेवोल्यूशन बर्पा होता है। जब रेवोल्यूशन आता है, जब तेज़ चेंजेस आती हैं, तो याद रखिएगा इसके साथ साथ बहुत सारी इल्स और ईवल्स भी आती हैं, जिनमें से एक मटेरियलिज्म भी था विच हाईली इन्फ्लुएंस द पीसफुल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एज आई सेड, it came up and as the very name suggests, it was a revolution. It changed the life of rather the whole social fabric of society. Progress of democracy with the passage of Reform Act 1832. As I mentioned earlier, the influence of French Revolution was that all the neighboring monarchies, they were high alert after the collapse of monarchy in France. So that's why the British crown in England, in Britain, they handed over some of their powers to the Parliament Act बना, डेमोक्रेसी को ज़्यादा फ़रोग़ मिलता है, पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होती है, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इससे आपको ये भी एक अंदाज़ा होगा तो दैट द अथॉरिटी एंड द पावर वाज डेलीगेटेड डाउनवर्ड्स टू द कॉमन मैन टिल द पावर ऑफ कॉमन मैन। सेक्स एंड डोमेस्टिक लाइफ, सेक्स इससे पहले इस पर कोई बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। यहाँ एक बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सोसाइटी, नो आउटसाइड मैरिज सेक्स रिलेशनशिप वाज एक्सेप्टेबल। ना एक्सेप्टेबल था, डोमेस्टिक लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस मिली,
मैट्रिमोनियल लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस मिली। आपको विक्टोरियन मोरालिटी के ट्रेसेस जॉर्ज एलियट के नावल्स में मिलते हैं, आपको चार्ल्स डिकन्स में नज़र आएंगे, आपको लेटर जो वर्क्स हैं जेन ऑस्टन के उसमें नज़र आते हैं, थैकरे की राइटिंग्स में नज़र आते हैं, आपको सेम जो स्पिरिट है वो हार्डी में भी नज़र आती है। तो देयर वाज नो सेक्सुअल परवर्शन, देयर वाज नो सच मिक्सअप। जैसे मैंने ऊपर की जो इतनी तेज़ डेवलपमेंट की मैंने बात की चेंज की, तो इट अल्टीमेटली इट वुड हैव बीन अ सिचुएशन के जहाँ पर स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस होती है। स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस का पीरियड था। स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस इन अ सेंस कि इस एज में बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा रीज़न बेस्ड, बहुत ज़्यादा रैशनलिस्टिक अप्रोच और ओवर स्ट्रिक्टनेस की भी आप कह लें, ओवर स्ट्रिक्टनेस इन रिलीजन। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में जो आम आदमी की जो एक आज़ादी है, एक स्पिरिचुअल आज़ादी है, स्पिरिचुअल फ्रीडम है, वो थोड़ी सी यूज़अप होती है इस एज में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशल बैकग्राउंड ब्रीफली। इस बैकग्राउंड के अंदर अब लिटरेचर कैसा लिखा जाएगा वो हम देखते हैं। लिटरेचर इससे पहले जो लिखा जा रहा था दैट वाज रिटन बाय द रोमांटिक राइटर्स। रोमांटिक एज हम बड़ी डिटेल में देख चुके हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ रोमांटिसिज्म वाज सर्टेनली देयर। रोमांटिसिज्म एब्रप्टली ख़त्म क्यों होता है? एब्रप्टली ख़त्म इसलिए होता है या आप यूँ कह लें कि उसके इन्फ्लुएंस इस एज के ऊपर कम नज़र इसलिए आता है कि जो बड़े राइटर्स थे इस एज के, दे ऑल डाइड यंग। Keats, Shelley, Byron, they all died, they were not having more than 30 years, 35 से ऊपर कोई भी नहीं गया इनमें से। तो जो एक पूरी जनरेशन थी लेटर रोमांटिक्स की, तो उनकी डेथ्स के साथ जो रोमांटिक एज थी वो उसको एक स्टॉप लगा और उसके साथ आगे फिर एक नई एज स्टार्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ द विक्टोरियन एज। ये एक बड़ी लॉन्ग एज है एज़ फार एज लिटरेरी एज इज़ कंसर्न, या लिटरेचर की अगर बात करें तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मोस्टली क्रिटिक्स दे बिलीव कि इस एज को हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, अर्ली विक्टोरियंस एंड लेटर विक्टोरियंस। अर्ली विक्टोरियंस we take early Victorians from 1832 to 1870. इसमें बहुत बड़े बड़े राइटर्स आपके नज़र आते हैं, बट इट वाज आल्सो द इनिशियल पीरियड ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्री ट्रेड। इट वाज द एज ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मिडिल क्लास इसमें इमर्ज होती है। एज आई मेंशन कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आता है मिडिल क्लास के पास, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में इंडस्ट्री लगी, पीपल माइग्रेटेड, पैसा आया, घर बने, एक शिफ्ट होता है, एक सिविलाइजेशन, एक पूरा कल्चर नया डेवलप होता है। तो एक जो अपर क्लास, जो एक मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी ना सिर्फ ये कि इमर्ज होती है बल्कि स्ट्रेंथन होती है। तो लेसे फेयर टाइप की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो भी इसमें आपको नर्चर करती हुई नज़र आती हैं। इस एज के राइटर्स में हम डिटेल में तो बाद में देखेंगे। टेनिसन वन ऑफ द नेम्स। रिमेंबर इन ऑलमोस्ट ऑल द जॉनरा डेवलपमेंट हुई इस एज में। नावल लिखा गया बहुत अच्छा, प्रोज भी लिखी गई और पोइट्री बड़ी कमाल लिखी गई। टेनिसन, ब्राउनिंग, ये वो लोग थे कि मैथ्यू आर्नल्ड, दोज वर वेरी गुड पोइट्स। ये पोइट्स थे इस एज के। इनमें आपको वो एक नज़र आएगा रंग विक्टोरियन एज का। कार्लाइल इन प्रोज, रस्किन, डिकन्स एंड थैकरे इन नॉवेल्स। Dickens simply one of the best novels we have ever seen in the history of English literature. These were the writers from early Victorians. They wrote a very good pieces of writing. We look at later Victorians. Later Victorians, they are covered way between 1870 to 1900. Rossetti, Swinburne, Morris, George Eliot in novels, Meredith, Hardy, Newman and Pater, Walter Pater. ये वो नेम्स हैं जो जिनको हम लेटर विक्टोरियंस कहते हैं। द रेंज आफ्टर 1870, तो 1900 तक आपको ये इसका जो इन्फ्लुएंस है विक्टोरियन एज का जो है वो नज़र आता है। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड रेंजिंग अराउंड यू में से 68 ईयर्स और 70 ईयर्स, 70 साल की इसकी तारीख है इस एज की। बहुत लंबी चौड़ी चेंजेस, इसमें बहुत सारी और सोशल चेंजेस आई जो कि हमारे लिटरेचर का हिस्सा बनी, जिसमें एक फ़ीमेल राइट्स की एक मूवमेंट चलती है, फीमेल सफरेज की, वोट के हक की। तो वो भी आपको लेटर 1890 1880 के बाद आपको लिटरेचर के अंदर इसके इन्फ्लुएंसेस, इसके ट्रेसेस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। हेनरिक इब्सन जब लिखना शुरू करता है ड्रामा, तो वो यूरोप के अंदर स्पेशली इंग्लैंड और उसकी सराउंडिंग में जो बाकी कंट्रीज़ उसमें अंदर जो औरत को जो राइट्स हैं मिलना शुरू होते हैं, तो वो भी उसके ट्रेसेस हमें मिलते हैं। ऑल दीज राइटर्स दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड
they were the children, it is also said they were the children of this age, so they were highly influenced, so that's why they all wrote by taking inspiration and the raw material from the same age. इसी एज से उन्होंने रॉ मटेरियल लिया, इसी एज की जो एक कम्प्लेक्सिटी है अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन रिकट, वो कम्प्लेक्सिटी आपको इनकी राइटिंग्स में भी नज़र आती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द विक्टोरियन एज. It was a brief introduction of social and literary background of the Victorian age with the discussion on the discussion of the writers from the age. I'll come back in next videos. इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. Thanks for watching.